नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा समय लूंगा आज, क्योंकि बड़ा जरूरी है आप लोगों को समझाना कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। रिमोट अपना ऐसे चेंज मत कर दिएगा। मैं जैसे ही कहूँ कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो रही, सुन लीजिए। बाकी खिड़कियों में बहस बहुत जगह होती है, बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, आपका और हमारा जीवन हमारी जेब के हिसाब से बड़ा मुश्किल होने वाला है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप घर खरीदते हैं आपको ईएमआई देनी होती है। जब आप बाजार जाते हैं, गृहिणी बाजार जाती हैं, सब्जी खरीदती हैं, उसकी कीमत देनी होती है। महंगाई से वैसे ही आप लोग बहुत परेशान हैं। अब ये दो बातों को लेकर आपको बड़ी उम्मीद थी मोदी सरकार से। मौजूदा वित्त मंत्री जो है अरुण जेटली, वो बराबर बता रहे हैं कि साहब हम तरक्की की राह पर चले जा रहे हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि अगर वो अपने सरकार के 365 दिन के अचीवमेंट्स गिनाएं तो उनको 365 घंटे लगेंगे। मेरे पास 365 घंटे नहीं है, सिर्फ आज का कार्यक्रम है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सुबह से आप देख रहे होंगे और अपने आप से सवाल पूछ रहे होंगे, ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, हमें क्या लेना देना? आपको बहुत कुछ लेना देना है इससे ये स्पष्ट होगा कि आपने जो कर्ज लिया है या आप जो कर्ज ले सकते हैं, क्या उसकी दरें आपके लिए थोड़ी कम होंगी? पहली बात। दूसरी बात, बेहद खराब मॉनसून होने की बात कही जा रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसे में अगर सूखे की स्थिति आई तो क्या फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने पीने की चीजों की महंगाई जो है, वो बढ़ जाएगी। तो फिर सरकार दोनों के बीच महंगाई का मैनेजमेंट कैसे करेगी? और इन्हीं दोनों बातों को देखते हुए जैसे ही इस फैसले की घोषणा हुई कि साहब सिर्फ 0.25%, 0.25% ये रेपो रेट कम हुआ है, बाजार धड़ाम से गिर गया, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट पे चलता है। अब बाजार को यही तीन बातें नजर आई कि भाई, एक तो ये दर, कुछ लोग तो कह रहे थे शायद 50% या 1% तक कम हो सकती है। ये सरकार ने डर के मारे कि कहीं महंगाई ना झटके से बढ़ जाए, इसको सिर्फ 0.25% कम किया। पहली बात। दूसरी बात, खबर ये आ गई कि साहब मौसम जो है वो हो सकता है इस बार साथ ना दे। किसानों का हाल मैंने गांव देहात घूम के आपको दिखाया था कि उन तक मुआवजा नहीं पहुंचता। तीसरी बात ये लगी कि अगर ऐसा होगा तो जो की इंडस्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक मंदी के दौर से खुशहाली की तस्वीर बताती है, जैसे रियल एस्टेट है, इन सब का क्या होगा? क्योंकि आपकी जेब पर कोई ईएमआई का बड़ा प्रभाव तो होने वाला नहीं है। तो मध्य वर्ग, जिसने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया था, उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ऐसा अभी तक कोई रास्ता आपके लिए नहीं निकाला है। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कार्यक्रम के दौरान मैं वापस समझाऊंगा। तो इसको कोई भी बड़ी आर्थिक बहस के रूप में मत लीजिएगा। अलग अलग लोग हमारे साथ, शिवानी जी बार बार कह रही हैं कि पैकेज है, लेकिन वो हिमांशु जी की रिपोर्ट का इंतजार करवाऊंगा। मैं थोड़ा सा पहले चर्चा कर लूं। शिवानी जी हमारे साथ अनिल शर्मा साहब है, आप सब जानते हैं, आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन है, ये रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग लोग हैं, जरा समझिएगा, क्योंकि समस्या सबकी एक है। अमित गोयल हैं, ये पायनियर के संपादक हैं, ये खुद एक इकोनॉमिक एडिटर रह चुके हैं कई वर्षों तक। हक साहब हैं, आप सब जानते हैं, एडवाइजर हैं फूड एंड कल्चर, एग्रीकल्चर की एक संस्था के। हिमांशु हैं, जो निर्देशक से बात करके आए कि इनकी स्टोरी लग जाए, लेकिन थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़ेगा। और किरीट सोमैया है, जो जिनको मैं हमेशा मानता हूं बीजेपी से आर्थिक मामलों को समझते हैं, और संजय झा है, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अब बेसिक बात मैं अनिल शर्मा आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद ये फिर रिवाइवल की जो हम बात कर रहे हैं, साहब मूड बहुत अच्छा है, मूड बहुत अच्छा। अभी 1 साल कंप्लीट हुए सरकार की, ये फिर ये कौन से मूड की बात सरकार कर रही थी? देखिए, हम लोगों ने जो उम्मीद की थी, सारी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, ये उम्मीद थी कि कम से कम 0.5 या 1। हाँ, सही बात है। क्योंकि हमारा पढ़ रहा था, सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 0.5 तो आप मिनिमम उम्मीद कर रहे थे कि ये रेट कम होना चाहिए। वह हमारा जीडीपी बहुत अच्छा है जी। आज के देश में क्रूड के प्राइसेस भी पूरे ग्लोबली कम है
सारे माहौल देखिए ना, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, सारी चीजें जब कंट्रोल में है तो आखिर इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा कैसे? क्योंकि अगर आप ईएमआई का बर्डन आम लोगों पर अगर नहीं घटाएंगे, चाहे होम लोन हो या ऑटो लोन हो या जो भी लोन हो, प्लस अगर सीआरआर में कटौती नहीं होती है तो 0.5% बेसिस कम, 0.25 कम करने का क्या मकसद है? बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात। बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होगा और उसके जो डिपॉजिट्स होंगे उसमें भी तो रेट कट होंगे। उसके बाद जो रिवर्स रेपो है वो भी 0.25 से कम हो गया। बैंक के पास कोई लीवरेज ही नहीं है। अगर बैंक चाहता भी है, आप देखेंगे ट्रांसमिटल बिल्कुल जीरो है। पिछले टाइम भी 0.25 हुआ था कम, लेकिन कहीं ट्रांसमिट नहीं हो पाया कंज्यूमर पे। और अभी जो 0.25 हुआ वो भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स ये कहा गया, जो हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी के सुना, उसमें ये कहा गया कि आने वाले समय भी खराब होने वाले। तो एक तरफ तो हम लोग विकास के अब कह रहे हैं दोहरी मार, तुमको लग रहा है कि भविष्य खराब है, दूसरा वर्तमान को मैनेज नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रो करना चाहिए, सबका समेकित इंक्लूसिव ग्रोथ का पैटर्न लेके उसमें फाइनेंशियल शर्मा जी, इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं, जब आंकड़ेबाजी होती है इस मुल्क में, मैंने चिदम्बरम साहब को बहुत सुना, मनमोहन सिंह जी को बहुत सुना, इसलिए मैं कहता हूं क्या आंकड़े हकीकत देते हैं? तो फिर तो सही बात है, जीडीपी बढ़िया है, आपको फिस्कल मैनेजमेंट बढ़िया है, आप कह रहे हैं खराब इकोनॉमी इनहेरिट करने के बावजूद आप उसको सही दिशा में लेके जा रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने सुनी जी, उसमें यह कहा गया कि सरकार अपनी मैकेनिज्म से इन्फ्लेशन को कंट्रोल अगर कर ले तो आगे, और मानसून अच्छा हो तो आगे फिर इस पर विचार किया जा सकता है। उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि सरकार ने, बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा की थी, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की है अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में। हाल में पीयूष गोयल वापस थे हमारे साथ कार्यक्रम में, उनसे मैंने फिर वो सवाल पूछा, उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि उसका पैसा कहां से आएगा। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति यह है तो मुझे नहीं पता उसका पैसा कहां से आने वाला है। अमित गोयल, जैसे अनिल जी ने कहा और बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप फिर बेहतरी का रास्ता कहां दिखा पा रहे हैं? अगर आप सब कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, जीडीपी के नंबर्स बढ़िया है, ग्रोथ नंबर्स बढ़िया है, आपका फिस्कल मैनेजमेंट बढ़िया है, आपके रिजर्व्स बढ़िया है, फिर आपको 0.25% से ज्यादा रेपो रेट कम करने में तकलीफ क्या थी? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज्यादा लीवरेज इसमें होता नहीं है। ठीक है, आप उनसे एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, 1% कर दीजिए, 2% कर दीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है। हाँ, अब इन्फ्लेशन आपका जिस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे करेंगे। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस वक्त बहुत ज्यादा है कि बहुत जल्दी सारा काम हो जाए, और ये इतने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है इस वक्त कि इसमें जल्दी का कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी आपको बिटर बुलेट जो है वो बाइट करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट टर्म पेन लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म पेन्स हैं जिसमें मार्केट तो सोच रही है, बाजार सोच रहा है कि बहुत जल्दी कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। आप क्यों कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म पेन है? मैं सवाल बोल रहा हूं क्योंकि सरकार बहुत लंबे लंबे वादे करके आई थी। देखिए, सरकार ने जो वादे किए, बहुत लंबे वादे किए, और सरकार उसी में फंसी हुई है। हाँ। इससे मैं आपसे मैं बिल्कुल वो रखता हूँ। हाँ। लेकिन सरकार ने जो वायदे किए वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन जो रियलिटी है ग्राउंड की, हाँ, वो अलग चीज है। अब सरकार को आप क्वेश्चन करेंगे, आपने जो वायदे किए वो आपका सही है, क्योंकि सरकार ने वो वादे क्यों करे हैं तो उसको पूरा करें। लेकिन जब आप पूरा करने में आएंगे आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 8% से जब नीचे लाएंगे तो आप 1% नहीं ला सकते आप कट रेट। और ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, ये एक इम्पैक्ट है। लोग सोचते हैं इससे सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में जैसे इन्फ्लेशन रेट माइनस है, -0.2% है, और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0%। सही बात है। और 2010 से 0% है, और उनकी जो जीडीपी है वो 1-2% है। तो उससे कोई इन्फ्लेशन आपका कम हो गया और आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीडीपी का आकलन जो है वो भी बड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि एक जगग की जीडीपी दूसरे जगह की जीडीपी का रिफ्लेक्शन नहीं, दुनिया की कोई अर्थशास्त्री नहीं बता रहा हूं। आप एक बैलेंस में 11.3% आपका इन्फ्लेशन रेट था नवंबर 2013 में, उससे इन्फ्लेशन नीचे आया है। जीडीपी आपने एकदम 5% से 7.6% दिखा दिया, क्योंकि आपने उसका कैलकुलेशन का हिसाब बदल गया है। हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे अभिज्ञान जी ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है। इस वक्त बिजनेस ट्रेन में है
किसान स्ट्रेन में है, नौकरी पेशा स्ट्रेन में है। इस वक्त कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो स्ट्रेन से बाहर है। आपके एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। आपका जो तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप 2.25% से ज्यादा नहीं कर सकते थे? नहीं, 7.25 जो हो गया है, 0.25% से नीचे आप 0.5 कर देते, लेकिन उससे कोई ग्राउंड रियलिटी बदल जाती। हाँ। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, मैं हक साहब को लाऊंगा, उसके बाद किरीट सोमैया और संजय झा हमारे साथ हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस प्रोग्राम के सरल करूं। आप समझिए, आंकड़ों में मत सोचिए कि ये भारी भरकम बहस है, ये सीधे आपकी हमारी बहस है। कीमतें बढ़ेंगी, आपकी तकलीफ, EMI नहीं दे पाएंगे, आपकी तकलीफ, बैंक आपको लोन नहीं कर पाएगा, आपकी तकलीफ। इस बहस को उस नजरिए से देखिए। हम इंतजार कर लेंगे बुलेट ट्रेन चलने का, लेकिन आज तो कोई ट्रेन चलनी चाहिए ना हमारी, हक साहब जी। नहीं, ये जो आप एग्रीकल्चर पे हम बाद में आएंगे, कृषि, और मैं हिमांशु की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि फिर आप रिवाइवल की बात कैसे कर सकते हैं? या RBI, ये तो बात सही है कि रेपो रेट का घटना या बढ़ना सीधे महंगाई के तरीकों से, इन्फ्लेशनरी पैटर्न से जुड़ा होता है। क्या आपके पास और कोई रास्ता था, और कोई विकल्प था? देखिए, ये बात जैसे अनिल जी ने कहा कि ये रेपो रेट कम करना या इंटरेस्ट रेट को कम करना, ये बेसिकली RBI को काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसे एकाएक कोई एडहॉक बेसिस पे डिसीजन नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं, पिछले 3-4 सालों से जो इन्फ्लेशन का देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं घटाया गया। दिस वाज बेसिकली द मेन रीजन। इन्फ्लेशन अगर आप देखें पिछले 2004-5 को बेस करके, तो कई कमोडिटीज में 2.5 गुना हो गया, किसी में 4 गुना बढ़ा है। सही बात है। तो 4 टाइम इस तरह से हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। मैं खुद, क्योंकि मैंने बड़ा गांव देहात मंडी घूमा, तो मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि आपको ये जो आंकड़ों का खेल, ये जादूगरी होती है ना, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में बैठ के, उससे बड़ी अलग रियलिटी होती है। क्योंकि किसी चीज की कीमत अगर 3 गुना में एक तरीके से बढ़ती है, तो पिछले 1 ही साल का आप उसमें कैलकुलेशन जोड़ते हैं, बाकी के 2 साल नहीं जोड़ते। जैसे आपने दालों के बारे में कहा, हाँ, तो मैं सरकार की यहाँ पर कमजोरी मानता हूँ। हाँ, जो मैक्रो इंडिकेटर हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको एक बार आप साइड में रख दीजिए। हाँ, लेकिन सरकार, दाल तो सबको इम्पैक्ट करती है। हाँ, तो सरकार हमेशा ऐसे कदम उठा सकती है, सरकार के हाथ में। हम आएंगे जी, इसलिए फूड ग्रेन पर हम आएंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा किरीट सोमैया एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात एक और चीज है, जैसे इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट इकोनॉमी में किस तरह से होता है या नहीं होता है। अब क्वेश्चन है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहाँ डिफरेंट सिस्टम वर्क करता है। इफेक्टिव डिमांड के कमी से जो मार्केट में डिप्रेशन आता है, वहाँ हमारे यहाँ उस तरह का सिचुएशन नहीं होता। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट का देखा गया है कि इम्पैक्ट काफी अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट पे। बहुत अच्छी बात। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। अगर हिस्टोरिकली हमने तो अपने 30 साल का डेटा को लेकर एनालाइज करके देखा है, इट हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पैसा लेने का भय, हमारी आर्थिक सोच या संस्कृति में पैसा लेने का भय कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक एडवोकेसी और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी हो। RBI के साथ इस तरह का खाली इन्फ्लेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट अमित आप कह रहे थे, उस पर मैं वापस आऊंगा। उसका अंतर्राष्ट्रीय जो तेल की कीमत है, उसमें क्या बदलाव है, उस पर मैं एक आर्टिकल आज पढ़ रहा था, और उससे बड़ा स्पष्ट है। उसमें जो एनालिसिस दी जा रही है, वो कहा जा रहा है कि ये स्टेबलाइज होगा। इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, जिसका सरकारें फायदा उठाती हैं, ये अब उससे कम होगा। तो इसलिए हो सकता है, और RBI या ये तय करने वालों की चिंता हो कि अगर पैटर्न ज्यादा इन्फ्लेशनरी हो गया तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे। किरीट सोमैया साहब हैं, काफी अच्छे से अर्थशास्त्र समझते हैं। किरीट सोमैया, क्या 0.25% बाजार समझते हैं आप, अर्थशास्त्र समझते हैं, और खैर मेरी तरह मुंबई को भी समझते हैं, ये आप लोग और क्यों नहीं कम कर सकते थे? मजबूरी क्या थी? ऐसा है कि वास्तव में रिजर्व बैंक धीरे धीरे करके संभल के एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि भारत की जो रिजर्व बैंक है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम, पूरी सेफ्टी नेटवर्क तैयार करके आगे बढ़ती है। जो इकोनॉमिस्ट होता है या फाइनेंस मंत्रालय में काम करने वाला होता है, उसको स्पीड से आगे जाना है। लेकिन रिजर्व बैंक कहती है भैया आगे तो जरूर जाना है, लेकिन हम धीरे धीरे करके जाएंगे। दूसरी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई मानसून, ये मानसून के कारण
रिजर्व बैंक चिंतित है और उन्होंने कहा कि भाई 0.2% जो विकास का दर नीचे जा सकता है। मॉनसून से आप और मैं सब चिंतित हैं और भारत की अर्थव्यवस्था आज भी विशेष तौर पर जो एग्रीकल्चर, ये कृषि मॉनसून के ऊपर निर्भर रहती है, इसको दूर करना होगा तो उसको कुछ साल लगेंगे। अब सरकार चाहती है कि भाई हम गति से रेपो रेट नीचे लेके आए, लेकिन आखिर में तो बैलेंस में रहकर चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा। मॉनसून कैसा, उसका रूप देखने के बाद में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आरबीआई किरीट जी कितना इंतजार होगा भाई? बुलेट ट्रेन की बातें करने वाले लोग, अब आप लोगों से सवाल पूछो तो अभी बस 1 साल हुआ है, बस और इंतजार करिए। मेरा एक सरल सा सवाल यह है कि आपने, और मैं हमेशा आपके घोषणा पत्र को रेफर करता हूं क्योंकि वही मोदी जी, उस पर वादा उन्होंने देश से किया था और उनको भारी सफलता मिली, 282 सीटें उनके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आज इसको सिर्फ इतना कम किया, कल को अंतर्राष्ट्रीय क्रूड में बजाय उठने और गिरने के ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, तो आप क्या करेंगे? अभी तक आपके पास कोई तरीका स्पष्ट तौर पर नहीं समझ में आ रहा है महंगाई को नियंत्रित करने का। और ये सारी माहौल से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के फैसले आरबीआई के जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम पहला थोड़ा समझ लें। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूं या आप जो चर्चा कर रहे हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट जो है वो भारत में रिजर्व बैंक तय करती है, वित्त मंत्रालय नहीं। दूसरी बात जो है, जो महंगाई की अगर बात करें, चर्चा करें, तो हम आज सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि महंगाई लगभग 12 महीने से नियंत्रण में है, होलसेल नेगेटिव गया है। अब हमें चिंता लगती है या आपको चिंता लगती है कि महंगाई ऊपर गई तो क्या होगा? रिजर्व बैंक को इसकी सबसे ज्यादा चिंता है और इसीलिए मार्केट में वो लिक्विडिटी धीरे धीरे करके रेपो रेट धीरे धीरे कम करके ला रही है। और इससे मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि इसका महंगाई से संबंध नहीं है। आज जो रेपो रेट कम हुआ, उससे और विकास का दर बढ़ सकेगा। इससे महंगाई के सब यहाँ पर तुरंत अमित गोयल जो है वो अपना सर हिला रहे थे। ऐसा नहीं, हम आएंगे कृषि के क्षेत्र में आएंगे। एक मिनट संजय झा जी, अब हाँ बिल्कुल आपको समय मिलना चाहिए बोलने का। संजय झा, क्या सरकार के पास और कोई विकल्प था? देखिए अभिज्ञान जी, सबसे पहले क्योंकि मोदी जी की सरकार अभी अपने प्रचार में कहती है कि हम 7.3 या 7.5% की जीडीपी के ग्रोथ पर हैं, तो कम से कम सच्चाई तो यह है, उनको कम से कम ये भी भारत के आवाम को बताना चाहिए। क्योंकि यदि नए जीडीपी की आप यदि बात कीजिएगा तो इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि यूपीए के आखिरी जो 6-9 महीने थे उसमें हमारी जीडीपी फॉर द एंटायर ईयर वो 6.9%। तो इसका मतलब कि रिकवरी जो होता है, जिसको एक अमेरिकन वॉल स्ट्रीट में कहते हैं जेलो कर्व, तो वो जो एक रिकवरी, वो परिवर्तन, वो बदलाव अर्थव्यवस्था में आना शुरू हो चुका था। अब यही सिद्ध करता है कि 1 साल के अंदर अभिज्ञान प्रगति नहीं हुई है। देखिए सच्चाई यही है कि यदि आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लीजिए तो उसमें कमी हुई है, और यदि इंपोर्ट्स कम हुआ तो इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपके अर्थव्यवस्था में जो मांग कम है और डिमांड कम होना वो अच्छी बात नहीं होती है। और दूसरी बात कि यहां पर यदि आप देखें कि इंडस्ट्रियल, आप कोर सेक्टर को लीजिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग को हटाइए, आप कोर सेक्टर देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वहां पर आपका 17-18 महीने में सबसे कम जो विकास हुआ है, वो जो ग्रोथ हुआ है 18 महीने में पहली बार इतनी कम ग्रोथ हुई है। अब ये एक निशाना है, ये एक संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था का हालत जैसे होना चाहिए वो नहीं है। अब ये सरकार को ये समझना पड़ेगा। देखिए ये बड़ी चुनौती और मुकाबला जो सरकार के पास ये है कि उन्होंने बयानबाजी करके और भाषणबाजी करके एक बहुत बड़ा कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम ये सब नए चमत्कार करेंगे। लेकिन आप एक ही इंडेक्स को लेके आप कंपेयर कीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। क्योंकि एक जो इंडेक्स होता है वो होता है कि रोजगारी या नौकरी का क्या स्थिति है,
ठीक है। अमेरिका में यदि वो अपने स्टैटिस्टिक निकालते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो वहां पर स्टॉक मार्केट बढ़ता है, इसका मतलब द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज इंप्रूविंग। भारत में यदि आप देखिएगा तो पिछले एक साल में मैं समझता हूं कि कुछ लाख नौकरी को जोड़ के कुछ भी नौकरी बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार मेक इन इंडिया कह रही है, लेकिन ये बात ये समझ नहीं रही है कि आज का जो नया जो औद्योगिक लोग आते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लेबर इंटेंसिव नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ये राजनीतिक भाषण से नहीं, थोड़ा सोच समझ के और संतुलन के साथ। ये बहुत सोच समझ के संतुलन। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं हिमांशु की रिपोर्ट पे आऊंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ बातों से डिफर करता हूं, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल उसमें नहीं है, या इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, तो उसमें मैं नहीं मानता। बल्कि मैं आपकी इस बात से, क्योंकि मैंने भिवंडी जैसी छोटी जगहों में पावर लूम्स के उद्योग वगैरह देखे जिनको अब जाके सरकारों से मदद मिलती, तो जैसे है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हम लोग बड़े इत्मीनान से आंकड़ों में और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और सेमिनार में बुला देते हैं। एक जो मैकेनिज्म हुआ है, जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, उससे थोड़ी कुछ चीजें, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का कोई न कोई कारण तो है, मॉनेटरी पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। कारण ये है कि कहीं न कहीं थोड़ी पॉलिसीज जो स्टेल थी, पुरानी थी, उसमें थोड़ा रिवाइवल हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बढ़ा है, थोड़े सेंटिमेंट्स बढ़े हैं, ये कारण रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के। ये उपलब्धि है, इसमें दो मत। लेकिन वो सेंटिमेंट, आज जैसे मैं और अमित गोयल नीचे बात कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले, वो सेंटिमेंट एक झटके में रिवर्स भी होते हैं। आज आपने देखा कि सेंसेक्स जो है वो सेंटिमेंट से जुड़ा होता है। यही मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही बोले, इसको मॉनेटरी पॉलिसी से सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए था। कहीं ना कहीं, जिसे मुझे किरीट सुमैया साहब की बातों से लगा कि वो भी संतुष्ट नहीं है 0.25। बार बार किरीट सुमैया कह रहा है कि हम धीरे धीरे होगा, लिक्विडिटी धीरे। अमित गोयल, ये धीरे धीरे हो सकता है। उसके बाद मैं कृषि के मसले पर आऊंगा और ये बार बार कह रहे हिमांशु की स्टोरी दिखाऊंगा ताकि लोग दूसरे पॉइंट, ये धीरे धीरे संभव है। देखिए, किरीट सुमैया कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से ये लिंक नहीं है। हाँ। और ये सीधा ही इन्फ्लेशन से लिंक है। ये कैलकुलेशन, ये गणना आधारित होती है इन्फ्लेशन पर। अब आपके अगर मॉनसून खराब होंगे और एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ेंगे, हाँ, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर आप आरबीआई गवर्नर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा रोल है। ठीक है, यही पर यही जो अमित गोयल बोल रहे हैं, इसी पॉइंट पर मैं हिमांशु की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। संजय झा कुछ कहना चाहते, वापस हम उस पर आएंगे। इसीलिए समझिए, मैं 70,000 बार दोहरा के भाई आप लोगों को बता रहा हूं, ये रेपो रेट की आर्थिक बहस नहीं है काला कोट पहन के। या आपको हमको जो सब्जी खरीदनी है, आपको हमको जो लोन लेना है, आपको हमको जो ईएमआई देनी है, ये सब की बहस का आधार है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिमांशु की आप ये रिपोर्ट देखिए यहां पर, उसके बाद हम कृषि की तरफ बढ़ेंगे, बाकी चीजों की तरफ बढ़ेंगे जिसका असर इन सरकार की फैसलों से होता है, नीतियों से होता है। इस वर्ष मॉनसून के नॉर्मल से कम होने की संभावना है। एक प्रकार से दुखद भी है कि जो 2 महीने पहले हमारी संभावना थी, उससे थोड़ा सा मॉनसून के रेनफॉल के कम होने की संभावना की हम आज बात कर रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। इस साल भी देश के कई हिस्सों में किसानों को खाली आसमान निहारते दिन काटने पड़ सकते हैं। खासकर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में असर सबसे ज्यादा होगा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर यह कमजोर मानसून अपने सबसे ज्यादा निशान छोड़ेगा। यहाँ बस 85% बारिश का अनुमान है। मुख्य जो रीजन है वो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ लगा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ऊपर पहाड़ों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये रीजन है जहां इस तरह की जो प्री मानसून सीजन की थंडर शावर्स WD की वजह से 1 से 3 जून को मिलेंगी और उनसे कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। बीते साल पहले सूखे और फिर बेमौसम बरसात से जूझते किसानों पर इस नई मार का सीधा असर विकास दर पर पड़ सकता है। मंगलवार सुबह रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंक दरें घटाते हुए यही बात कही। Clearly the biggest uncertainty at this point is the outturn of the monsoon, but also अभी मानसून को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि पहले भी एल नीनो का संकट रहा जब पर्याप्त बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद न उत्पादन पर कोई असर हुआ और न महंगाई बढ़ी, which has not led to a fall in production and a fall in production which has not led to inflation.
जानकारों के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों के लिए ये सूखे का इशारा है। नॉर्थ वेस्ट का जो ये बेल्ट है, ये एक फूड बॉयल है इंडिया का। अगर इसमें कुछ ऐसी स्थिति होती है, सूखे की स्थिति हो जाती है, तो बहुत ही उसके खराब असर हो सकते हैं। अब इस ऐलान के बाद केंद्र और राज्यों में सरकारों को बड़ी राहत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में मौसम की मार झेल चुके किसानों के लिए कमजोर मानसून एक और बुरी खबर है। अब भारत सरकार को प्रभावित इलाकों में किसानों तक जरूरी आर्थिक मदद पहुंचाने की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। मौसम विभाग से कैमरामैन आरिफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो कमजोर मॉनसून एक और बुरी खबर है। मतलब कितना आप समझ सकते हैं ये विपदा की स्थिति पैदा कर रहा है। मैं वापस आ रहा हूं, ये जो एक फंड बनाने की बात हो रही, हिमांशु आपसे शुरू करूंगा, इसका एक ब्रेक लूंगा, फिर वापस हम आएंगे इस चर्चा पे। अब सरकार क्या करेगी? एक अब ये नई स्थिति का मैं याद है बार बार कहता था अपने प्रोग्राम में, गांव से अपनी रिपोर्टिंग में, कि आप ये मुआवजा तो दिलवा नहीं पाए, जून में अगला मानसून आ जाएगा, अगली स्थिति। और अब तो उससे बुरा हो सकता है कि मानसून ना आए और सूखा आ जाए। क्या है इनके पास प्लान, क्या है सरकार के पास? देखिए, सरकार एक तरफ जानकार ये कह रहे हैं कि अगर कम बारिश होती है, उसका मतलब है कि हमारे जो बड़े जलाशय हैं जिन पर हम सिंचाई के लिए निर्भर करते हैं बहुत हद तक, उसमें कम पानी जमा होगा, तो किसानों को सिंचाई के लिए जितना पानी औसतन मिलता है उतना नहीं मिलेगा, यानी इसका असर पैदावार पर पड़ सकता है, बाजार में कम अनाज पहुंचेगा और हम सब आप फिर महंगाई हम सबको प्रभावित करेगी। हम तो तकलीफ में आएंगे। इनका सरकार का प्लान क्या है? सरकार का एक अपना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो इंतजार करेंगे कि क्योंकि ये कृषि एक राज्य का विषय है, तो वो इंतजार करेंगे जैसा कि वो रिपोर्ट आने का, कि फसल जब मैंने दिखाया था कि वो पटवारी और लेखपाल रिपोर्ट बनाता है, जिसमें जिस किसान के पास जमीन नहीं उसको मुआवजा नहीं मिलता। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वही है कि स्टेट का सब्जेक्ट है कृषि, इसलिए राज्य सरकारें पहले आकलन करेंगी कि अगर सूखा पड़ा है तो उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो किस जिले में पड़ा है, कहां पर पड़ा है, अगला बेमौसम बारिश है, फिर उसका आकलन होगा कि अगर सूखा का दायरा इतना बड़ा है तो फिर उसके लिए सेंट्रल टीम्स यहां से भेजी जाएंगी, वो अपना निष्पक्ष आकलन करेंगे ग्राउंड पर जाकर। एक बहुत लंबा 3-4 महीने, ये प्रक्रिया बहुत महीनों बाद शुरू होगी। लेकिन जो किसान है वो बहुत परेशान है। मैं पिछले हफ्ते ही वहां पर गया था मोदी नगर में, और मुझे ऐसे सैकड़ों किसान मिले जिनको मुआवजा नहीं मिला। नया फसल बोने का समय आ गया है, जुताई की है बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर, लेकिन बीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मोदी जी उनसे मन की बात करें। और ऐसे किसान अब ये कह रहे थे कि अगर हमें सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली तो इस बार हम बुआई ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कुछ किसानों ने किसी तरह, कुछ ने कहा था कि साहूकार से भी पैसा लेना होगा जो 5% प्रति महीने के रेट पे हमको कर्ज देते हैं, वो किसान के लिए ये खबर कितनी बुरी है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक, हम वापस आएंगे। तो पहले हिस्से मैंने आपको बताया कि उद्योग, जैसे अनिल शर्मा आपको बता रहे थे कि उस तरह के जो इंडस्ट्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब कृषि का मसला, इतने दिनों से आप मेरे फैन पेज पे खासतौर पर बहुत लिखते हैं कि भाई मैं यही समझा रहा था ना आपको कि वो तो बेमौसम बारिश से जो नुकसान हुआ, अब दूसरी आज आ गई ये समस्या। ये कोई 10-15 दिन से ज्यादा दूर नहीं है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। हिमांशु जी के हिसाब से वही होगा, सरकार आकलन करेगी, टीम जाएगी, फाइल जाएगी, और बीच में हो सकता है 2-4 नेता भी जाएं। कैमरा मेरा अपना फोटो कृषि पर सबसे ज्यादा राजनीति हुई है पिछले कृषि पर सबसे। तो राहुल गांधी भी जाएंगे, मोदी जी मन की बात करेंगे, और किसान जो है वो ऐसे करके ऊपर देखेगा कि बारिश कैसे आ जाए हमारे लिए। ये होती है किसानों पर सियासत। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।